दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। पटना, बिहार में हरित आवरण बढ़ाने की दिशा में जीविका दीदियों ने अभूतपूर्व योगदान दिया है। राज्य भर में अब तक 4 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं, जिससे पर्यावरण संरक्षण को नई गति मिली है। इस मुहिम ने न केवल प्रकृति को संवारा है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दी है। वर्तमान में प्रदेश की 987 नर्सरियों के माध्यम से हजारों महिलाओं को सीधा रोजगार मिल रहा है। यह पहल महिला सशक्तिकरण और जल जीवन हरियाली अभियान की सफलता का एक जीवंत उदाहरण बनकर उभरी है। मोतिहारी, पूर्वी चंपारण की देव की देवी आज महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन गई हैं। छोटे स्तर से शुरू किया गया उनका अगरबत्ती व्यवसाय आज एक बड़े उद्योग का रूप ले चुका है। बाजार में देव की देवी द्वारा निर्मित अगरबत्तियों की मांग इतनी बढ़ गई है कि बड़े पैमाने पर सप्लाई की जा रही है। अपनी कड़ी मेहनत और सूझबूझ से उन्होंने न केवल खुद को स्थापित किया, बल्कि अब वे सालाना लाखों रुपए कमा रही हैं। उनकी ये कामयाबी जिले की अन्य महिलाओं के लिए स्वरोजगार की प्रेरणा बन गई है। बिहार में खेती के साथ अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए किसान मधुमक्खी पालन को अपना रहे हैं। बिहार सरकार की मधुमक्खी पालन एवं मधु उत्पादन योजना के तहत किसानों को भारी सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना के तहत एक मधुमक्खी बॉक्स और कॉलोनी की लागत करीब 4,000 रुपये तय है, जिस पर सामान्य किसानों को 75% 3,000 रुपये और अनुसूचित जाति जनजाति के किसानों को 90% 3,600 रुपये की मदद मिलती है। इच्छुक किसान उद्यान निदेशालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर इस सरकारी सहायता का लाभ उठा सकते हैं। जहानाबाद जिले में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार को अभूतपूर्व बढ़ावा मिल रहा है। हाल ही में एक विशेष कार्यक्रम के तहत जिले के 129 युवाओं को कुल 10.25 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया। पीएमईजीपी और मुद्रा जैसी योजनाओं के जरिए युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की यह पहल रंग ला रही है। अधिकारियों के अनुसार इस वित्तीय सहायता से न केवल युवा अपना व्यवसाय शुरू कर सकेंगे, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। सरकार ने एलपीजी सिलेंडर के वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए नए नियमों की घोषणा की है। अब एक ही व्यक्ति के नाम पर एक से अधिक गैस कनेक्शन रखने पर पाबंदी लगा दी गई है। इस कदम का उद्देश्य गैस सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकना और कालाबाजारी पर लगाम लगाना है। यदि आपके पास एक ही आधार या नाम पर कई कनेक्शन हैं, तो आपको तुरंत अतिरिक्त कनेक्शन सरेंडर करना होगा। केवाईसी अपडेट न होने पर आपका वर्तमान कनेक्शन भी ब्लॉक किया जा सकता है। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे असुविधा से बचने के लिए अपनी नजदीकी गैस एजेंसी से संपर्क करें। बिहार में सीएम सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री आवास को लेकर मंगलवार 5 मई को बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री आवास को लेकर सीएम ने अहम निर्णय लेते हुए राजधानी पटना स्थित सीएम हाउस का नाम अब एक अणे मार्ग नहीं होगा। ये नाम दशकों से सीएम आवास का आधिकारिक रूप से था, लेकिन अब सीएम सम्राट चौधरी ने इसका नाम बदलकर लोक सेवक आवास रख दिया है। यह नाम अब आधिकारिक रूप से रखा गया है, जिसके बाद आधिकारिक रूप से सभी जगह नाम में बदलाव किया जा रहा है। समस्तीपुर जिले की करुणा देवी आज महिला सशक्तिकरण का नया चेहरा बनकर उभरी हैं। एक साधारण शुरुआत करते हुए उन्होंने एक सिलाई मशीन से अपना काम शुरू किया था। अपनी मेहनत और हुनर के दम पर आज उनके पास 10 सिलाई मशीनें हैं और वे हर महीने लाखों रुपए का कारोबार कर रही हैं। करुणा देवी न केवल आत्मनिर्भर बनी हैं, बल्कि अन्य महिलाओं को भी रोजगार देकर समाज के लिए प्रेरणा बन गई हैं। उनकी ये सफलता साबित करती है कि दृढ़ संकल्प से छोटे व्यवसाय को भी बड़ा बनाया जा सकता है। नीट 2026 की परीक्षा संपन्न होने के बाद मेडिकल उम्मीदवारों के चेहरे खिले नजर आए। प्रारंभिक फीडबैक के अनुसार इस साल का पेपर पिछले वर्षों की तुलना में काफी सरल और संतुलित रहा। विशेषकर फिजिक्स के सवालों ने छात्रों को राहत दी। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रश्न पत्र आसान होने और छात्रों के बेहतर प्रदर्शन के कारण इस बार कट ऑफ में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। सामान्य श्रेणी के लिए सरकारी कॉलेजों की राह और कठिन होने की संभावना है। अच्छे स्कोर के बावजूद रैंक के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा रहेगी। बिहार लोक सेवा आयोग ने 72वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2026 की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस बार कुल 1,230 रिक्त पदों पर बहाली की जाएगी।
इच्छुक उम्मीदवार 7 मई से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वर्ष प्रारंभिक परीक्षा के पैटर्न में बड़ा बदलाव किया गया है, जहां अब उम्मीदवारों को ई विकल्प का चुनाव करना होगा। आयोग ने पारदर्शिता और चयन प्रक्रिया को और अधिक सटीक बनाने के उद्देश्य से यह नया नियम लागू किया है। विस्तृत जानकारी हेतु आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। पटना बिहार में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देते हुए बियाडा ने 19 कंपनियों को लगभग 20.04 एकड़ जमीन आवंटित की है। इस पहल से राज्य में 284 रुपए करोड़ का भारी निवेश आएगा, जिससे प्रत्यक्ष रूप से करीब 1200 युवाओं को रोजगार मिलेगा। यह निवेश खाद्य प्रसंस्करण, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल जैसे विविध क्षेत्रों में होगा। प्रमुख इकाइयां हाजीपुर, बेगूसराय और कुमारबाग जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित की जाएंगी। सरकार का ये कदम बिहार को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में बड़ा निवेश प्रोत्साहन माना जा रहा है। बिहार के उच्च शिक्षण संस्थानों में अब अप्लाइड एजुकेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत होने जा रही है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य छात्रों को किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक औद्योगिक अनुभव प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को विभिन्न उद्योगों में इंटर्नशिप और तकनीकी कौशल सिखाया जाएगा, जिससे उनकी रोजगार क्षमता बढ़ेगी। शिक्षा विभाग की यह योजना डिग्री और स्किल के बीच के अंतर को कम कर राज्य के युवाओं को आधुनिक बाजार की जरूरतों के लिए तैयार करेगी। पटना में आज 7 मई को गांधी मैदान में आयोजित होने वाले शपथ ग्रहण समारोह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त ट्रैफिक गाइडलाइन जारी की है। समय सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्रतिबंधित मार्ग एयरपोर्ट, राजेंद्र चौक, डाक बंगला चौराहा, आयकर गोलंबर और गांधी मैदान की ओर जाने वाले सामान्य वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह रोक रहेगा। बेली रोड और बुद्ध मार्ग से यातायात को डाइवर्ट किया गया है। केवल पास धारकों और आपातकालीन वाहनों, एम्बुलेंस को ही प्रवेश की अनुमति होगी। घर से निकलने से पहले वैकल्पिक रास्तों का चुनाव करें। पटना जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में आगामी 9 मई को पटना में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य लंबित ट्रैफिक चालान के मामलों का त्वरित निष्पादन करना है। वाहन स्वामी अपने पुराने या लंबित चालान का निपटारा सुलह के आधार पर करा सकेंगे। इसके लिए संबंधित कोर्ट या निर्धारित केंद्रों पर पहुंचकर प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। ये अवसर भारी जुर्माने से राहत पाने और कानूनी पेचीदगियों को खत्म करने का एक सुनहरा मौका है। अधिकारियों ने आमजन से इस लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की है। बिहार सरकार ने राज्य में जारी निर्माण योजनाओं को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। सरकार ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि परियोजनाओं में लापरवाही, अनावश्यक देरी या गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे तय समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करें। घटिया सामग्री का उपयोग करने वाले ठेकेदारों और सुस्ती बरतने वाले अधिकारियों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सरकार का मुख्य उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में पारदर्शिता और मानक शुद्धता सुनिश्चित करना है। बिहार सरकार मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठा रही है। वर्तमान में राज्य की 79 फीड मिलों में सालाना 50,000 टन मछली आहार फिश फीड तैयार किया जा रहा है। उत्पादन क्षमता को और विस्तार देने के लिए सरकार उद्यमियों और किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। योजना के तहत नई फीड मिल की स्थापना या उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य मछली पालकों को स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण और सस्ता आहार उपलब्ध कराना है, जिससे बिहार मछली उत्पादन में पूरी तरह आत्मनिर्भर बन सके। भागलपुर के समीप गंगा नदी पर बने विक्रमशिला सेतु पर यातायात बाधित होने के कारण यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेल ने सरायगढ़ और देवघर के बीच एक जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह स्पेशल ट्रेन 5573, 5574 सरायगढ़ के रूप में 7 मई से 31 मई तक प्रतिदिन संचालित होगी। रेलवे के अनुसार ये ट्रेन सुपौल, सहरसा, सिमरी बख्तियारपुर, मानसी, खगड़िया, सबदलपुर, मुंगेर, सुल्तानगंज, भागलपुर और बांका होते हुए चलेगी, जिससे गंगा के दोनों ओर रहने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने पटना में आयोजित भूजल संरक्षण पर एक विशेष मंथन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गंभीर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पानी की बर्बादी को रोकने के लिए सामूहिक प्रयासों की तत्काल आवश्यकता है। अध्यक्ष ने जोर देकर कहा, यदि हम आज नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। कार्यक्रम के दौरान गिरते जलस्तर पर चिंता जताते हुए उन्होंने जल संचयन और प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को अनिवार्य बताया, ताकि भविष्य की पीढ़ी को जल संकट से बचाया जा सके।
पटना की सड़कों पर अब सड़क दुर्घटनाओं के दौरान गोल्डन आवर हादसे के ठीक बाद का महत्वपूर्ण समय में तुरंत इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने अटल पथ, जेपी गंगा पथ और पाटली पथ पर स्थायी रूप से एम्बुलेंस तैनात करने का निर्णय लिया है। इन प्रमुख मार्गों पर आधुनिक सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस 24 घंटे मौजूद रहेंगी ताकि दुर्घटना की स्थिति में घायलों को बिना देरी अस्पताल पहुंचाया जा सके। इस पहल का उद्देश्य त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान कर मृत्यु दर में कमी लाना और राजधानी की ट्रैफिक सुरक्षा को सुदृढ़ करना है। बिलासपुर रायपुर दक्षिण बिहार एक्सप्रेस में सफर कर रही एक नवविवाहित महिला के साथ बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। पीड़िता अपने ससुराल जा रही थी, तभी अज्ञात चोरों ने उसके बैग पर हाथ साफ कर दिया। बैग में लगभग 30 लाख रुपये मूल्य के सोने चांदी के आभूषण और 50,000 रुपये नकद रखे थे। घटना की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। जीआरपी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संदिग्धों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। ट्रेन में सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मुजफ्फरपुर समेत बिहार के 18 जिलों के लिए मौसम विभाग आईएमडी ने भारी बारिश और वज्रपात का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटों के दौरान मुजफ्फरपुर, पटना, वैशाली और उत्तर बिहार के कई हिस्सों में 40 से 60 किमी घंटा की रफ्तार से धूल भरी आंधी और गरज के साथ बारिश की संभावना है। आईएमडी के अनुसार चक्रवातीय परिसंचरण के कारण मौसम में यह बदलाव आया है। प्रशासन ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने और बिजली के खंभों व पेड़ों से दूर रहने की सलाह दी है। इससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। राजद सांसद सुधाकर सिंह ने युवाओं में एनर्जी ड्रिंक्स की बढ़ती खपत पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने इन पेयों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर दुष्प्रभावों को रेखांकित किया और इनके सेवन से होने वाली बीमारियों के प्रति आगाह किया। सांसद ने मांग की है कि सरकार इसके सख्त नियमन के लिए कड़े कानून बनाए और जनहित में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए ताकि युवा पीढ़ी को इसके हानिकारक प्रभावों से बचाया जा सके। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने युवाओं के बिगड़ते स्वास्थ्य पर चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। सिंह ने एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन और शुगर की अत्यधिक मात्रा को धीमा जहर बताते हुए इन पर तत्काल सख्ती की मांग की है। उन्होंने पत्र में आगाह किया कि इन ड्रिंक्स के सेवन से युवाओं में हृदय रोग और मानसिक तनाव की समस्याएं बढ़ रही हैं। सांसद ने सरकार से इनके विज्ञापनों पर रोक लगाने और कड़े सुरक्षा मानक तय करने का आग्रह किया है। बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस मिलने के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। इस कदम को लेकर रोहिणी आचार्य ने नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला है। रोहिणी ने इसे विपक्ष को प्रताड़ित करने की ओछी मानसिकता करार देते हुए कहा कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। राजद समर्थकों ने भी इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया है, जबकि सत्ता पक्ष इसे केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया मान रहा है। इस खींचतान ने राज्य में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कड़वाहट और बढ़ा दी है। बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए रक्सौल हवाई अड्डे के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है। एयरपोर्ट के रनवे, एप्रन, टैक्सीवे समेत एयरसाइड इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सेवाओं का टेंडर जारी कर दिया गया है। इसकी जानकारी बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। उन्होंने इस परियोजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। पटना प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को जिले में रफ्तार देने के लिए अब इच्छुक लाभार्थियों को आसान बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन अग्रणी पंजाब नेशनल बैंक के साथ मिलकर अनुमंडल स्तर पर ऋण मेला सह जागरूकता शिविर का आयोजन करने जा रहा है। 7 मई को बाढ़, 8 को पालीगंज व 9 को मसौढ़ी अनुमंडल में सोलर रूफटॉप लगाने के लिए आसान ऋण कैंप लगाए जाएंगे। इन शिविरों में लोगों को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की विस्तृत जानकारी देने के साथ मौके पर बैंक ऋण आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे। पटना डीएम डॉ त्यागराजन एसएम ने मंगलवार को नावों के सुरक्षित परिचालन को सुनिश्चित करने की बड़ी पहल की। उन्होंने हर नाव के अनिवार्य पंजीकरण पर जोर दिया। इसके लिए उन्होंने सभी एसडीओ एसडीपीओ को हर अंचल में विशेष कैंप लगाने का निर्देश दिया है। जिला परिवहन पदाधिकारी को नाव निबंधन के लिए अंचलवार कैंप आयोजित करने व सभी प्रक्रिया तेज करने का कहा गया है। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग को पूरी व्यवस्था की निगरानी व एसओपी के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित कराने को कहा गया है। पटना
दैनिक जागरण की ओर से जल संसद का आयोजन राजधानी के होटल चाणक्य में किया गया। दूसरे सत्र में पीएचईडी के मुख्य अभियंता रामचंद्र पांडेय, जल संरक्षण पर कार्य करने वाले किशोर जायसवाल और आईजीआईएमएस की एडिशनल प्रोफेसर डा वर्षा सिंह ने अनुभव साझा किए। चर्चा के दौरान विशेषज्ञों ने गिरते भूजल स्तर और प्रदूषित होती नदियों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आरओ का फिल्टर पानी से आवश्यक खनिज नष्ट कर दे रहा है। भागलपुर विक्रमशिला सेतु के पोल संख्या 133 के ध्वस्त होने का सीधा असर अब नए 4 लेन पुल के निर्माण पर पड़ रहा है। बीते 3 दिनों से निर्माण कार्य पूरी तरह बाधित है। हादसे के बाद जुटी भीड़ और यात्रियों को ढोने के लिए निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले बार्ज व नावों के इस्तेमाल से आवागमन का रास्ता बंद हो गया है। एजेंसी के मुताबिक उपकरणों को साइट तक ले जाना असंभव हो गया है। फिलहाल कंपनी के संसाधन और डीजल का उपयोग यात्रियों की सुविधा के लिए किया जा रहा है। भागलपुर विक्रमशिला सेतु के स्लैब गिरने से बरारी पुल घाट पर नाव से बाधित हो गई है, जिससे शाम 5 बजे के बाद यात्रियों की आवाजाही ठप है। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए नगर निगम ने विशेष पहल की है। नगर आयुक्त के निर्देशानुसार फंसे हुए यात्रियों के लिए मायागंज अस्पताल और तातारपुर स्थित रैन बसेरा में मुफ्त रात्रि विश्राम का प्रबंध किया गया है। यहां रहने के साथ साथ अन्य जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं ताकि राहगीरों को कोई असुविधा न हो। राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव दर्ज किया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार राज्य में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए ज्यादातर सीटों पर जीत हासिल की है। लंबे समय से पश्चिम बंगाल की राजनीति में जमी हुई तृणमूल कांग्रेस अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को कड़ी चुनौती देते हुए भाजपा ने कई क्षेत्रों में मजबूत पकड़ बनाई। अब पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी। भागलपुर में जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों की अटेंडेंस को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑनलाइन हाजिरी का दबाव है, तो दूसरी ओर गणना कार्य के लिए फील्ड में रहने के कारण स्कूलों में भौतिक उपस्थिति दर्ज करना कठिन हो रहा है। प्रशासन के स्पष्ट दिशा निर्देशों के अभाव में कहीं शिक्षकों को स्कूल आकर बायोमेट्रिक बनाने का फरमान मिला है, तो कहीं मार्केट ऑन ड्यूटी का विकल्प दिया जा रहा है। इस खींचतान से शिक्षकों में भारी भ्रम और रोष व्याप्त है। दरभंगा जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। प्रशासन ने निर्वाचन क्षेत्रों की आबादी का प्रारूप आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। इसी जनसंख्या डेटा को आधार बनाकर चुनाव में आरक्षण की स्थिति निर्धारित की जाएगी। यदि किसी नागरिक को इस प्रारूप पर कोई आपत्ति है तो वे 18 मई तक अपना दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। गौरतलब है कि इस बार चुनाव में पहली बार मल्टीपोस्ट ईवीएम का उपयोग किया जाएगा, जिससे मतदान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और आधुनिक होगी। बिरौल बिहार में दरभंगा जिले के बिरौल प्रखंड के आंगनबाड़ी केंद्र अब पारंपरिक पढ़ाई से आगे बढ़ते हुए आधुनिक शिक्षा की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। सक्षम आंगनबाड़ी योजना के तहत चयनित 11 केंद्रों को एलईडी टीवी और वाटर फिल्टर उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे छोटे बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को नई दिशा मिलेगी। सीडीपीओ रंजीत कुमार ने बताया कि प्रखंड के कुल 321 केंद्रों में से फिलहाल 11 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है। इन केंद्रों में गनौड़ा तरवारा, पटनिया, भवानीपुर, पोखरौनी दक्षिणी, लदहो, बैरमपुर, बिरौल और डुमरी पंचायत के केंद्र शामिल हैं। इन केंद्रों में अब बच्चों को किताबों के साथ एलईडी के जरिए कहानी, कविता, एनिमेशन और शैक्षणिक वीडियो दिखाए जाएंगे। मुजफ्फरपुर शहर के एक प्रतिष्ठित होटल में पुलिस की छापेमारी के दौरान एक संदिग्ध महिला को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद वाराणसी से मुजफ्फरपुर तक हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। थाने पहुंचते ही महिला और उसके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि मामला प्रेम प्रसंग और धोखाधड़ी से जुड़ा है, जिसके तार वाराणसी से जुड़े हैं। महिला की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही दूसरे पक्ष के लोग भी थाने पहुंच गए, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों शहरों के संपर्कों को खंगाल रही है। फिलहाल पुलिस पूछताछ जारी है। पटना बिहार सरकार की 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को लेकर उपभोक्ताओं में भारी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। बिलिंग सॉफ्टवेयर में तकनीकी अपडेट के चलते कई उपभोक्ताओं को इस छूट का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे वे बिजली कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। विभाग के अनुसार नए सिस्टम में डेटा सिंक होने में समय लग रहा है। हालांकि अधिकारी जल्द सुधार का दावा कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ता बढ़े हुए बिल और तकनीकी खामियों से खासे परेशान हैं।
बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में प्रवेश और बिहार मंत्रिमंडल में शामिल होने की प्रबल संभावना है। सूत्रों के अनुसार 7 मई को पटना में होने वाले संभावित मंत्रिमंडल विस्तार से पहले जदयू के वरिष्ठ नेताओं ने निशांत को सक्रिय राजनीति में आने और मंत्री पद स्वीकार करने के लिए मना लिया है। अब तक राजनीति से दूर रहने वाले निशांत के इस कदम को जदयू में उत्तराधिकार के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। सीतामढ़ी शहर को जाम मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन ने ऑटो और ई रिक्शा के परिचालन हेतु नई रूट व्यवस्था शुरू की है। अब शहर के 5 प्रमुख मार्गों पर वाहनों की संख्या सीमित कर दी गई है। प्रत्येक रूट पर केवल 100 से 125 वाहनों को ही चलने की अनुमति दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना परमिट, बिना आईडी कार्ड या निर्धारित रूट के बाहर वाहन चलाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और वाहन जब्त भी किए जा सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य शहर की सड़कों पर अव्यवस्थित यातायात को नियंत्रित करना और आम जनता को राहत पहुंचाना है। गोपालगंज जिले के निवासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। श्रीपुर झरही नदी पर बहुप्रतीक्षित पुल का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इस पुल के चालू होने से जिले के 3 प्रखंडों के लगभग 20,000 से अधिक लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। अब स्थानीय ग्रामीणों को लंबी दूरी तय करने या नाव के जोखिम भरे सफर से मुक्ति मिलेगी। ये पुल न केवल आवागमन को सुगम बनाएगा, बल्कि इलाके के आर्थिक विकास और व्यापार को भी नई गति प्रदान करेगा। जमुई भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने जिले के मांगोबंदर और नरियाना पुलों को आवागमन के लिए पूरी तरह बंद कर दिया है। तकनीकी जांच में इन पुलों की स्थिति अत्यंत जर्जर और असुरक्षित पाई गई थी। सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए विभाग ने यह कड़ा फैसला लिया है। हालांकि इस मार्ग के बंद होने से राहगीरों को अब 20 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाकर अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से धैर्य रखने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है। बिहार में कैबिनेट विस्तार से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी JDU ने स्पष्ट रूप से 16 मंत्री पदों की मांग कर दी है, जिससे गठबंधन के भीतर दबाव की स्थिति बन गई है। JDU का तर्क है कि मंत्रिमंडल में उनकी हिस्सेदारी पहले की तरह ही मजबूत होनी चाहिए। अब सबकी नजरें सम्राट चौधरी पर टिकी हैं कि वे भाजपा के कोटे और सहयोगियों के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं। क्या भाजपा JDU की इस बड़ी मांग को स्वीकार करेगी या सीटों के बंटवारे पर नया फॉर्मूला आएगा? बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में स्थित शेरशाह सूरी का मकबरा अफगान स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। 22 एकड़ के विशाल तालाब के बीच निर्मित यह मकबरा 150 फीट ऊंचा है। इसकी भव्यता देख पुरातत्वविद कनिंघम ने इसकी तुलना ताजमहल से की थी। अपनी अष्टकोणीय बनावट और लाल बलुआ पत्थर के सौंदर्य के कारण यह दुनिया भर के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है, जो भारत के गौरवशाली इतिहास को जीवंत करता है। बिहार के भोजपुर और बक्सर में MLC उपचुनाव के दौरान वोट के बदले नोट के आरोपों ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। चर्चा है कि जनप्रतिनिधियों के प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए 10,000 रुपये तक की बोलियां लगाई जा रही हैं। विपक्षी दलों ने सत्ता पक्ष पर फर्जीवाड़े और धनबल के प्रयोग का गंभीर आरोप लगाया है। इस कथित खरीद फरोख्त की खबरों के बाद प्रशासनिक सतर्कता बढ़ा दी गई है। स्थानीय राजनीति में इस घटनाक्रम ने निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। नगरनौसा प्रखंड क्षेत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई लगातार तेज होती दिख रही है। इसी कड़ी में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने बुधवार को नगरनौसा में आंगनवाड़ी सुपरवाइजर सुषमा कुमारी को 3,200 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार नगरनौसा पंचायत के वार्ड संख्या 3 एवं केंद्र संख्या 28 की आंगनवाड़ी सेविका बेबी कुमारी से पोषाहार पंजी पर हस्ताक्षर करने के बदले सुषमा कुमारी द्वारा 3,200 रुपये की मांग की जा रही थी। पीड़िता ने इसकी शिकायत निगरानी विभाग से की, जिसके बाद टीम ने जाल बिछाकर कार्रवाई की। तय योजना के तहत जैसे ही सुपरवाइजर ने रिश्वत की राशि ली, मौके पर मौजूद धावा दल ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं के लिए पोर्टल खोल दिया है। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों को 15 मई 2026 तक छात्राओं का डेटा अपलोड करने का निर्देश दिया है। इस योजना के अंतर्गत सत्र 2-0-2-2-2-5 और पूर्व में छूटी हुई पात्र छात्राओं को 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वे परीक्षा परिणाम और मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों का विवरण नए NIC पोर्टल पर समय रहते अपडेट करें, ताकि छात्राओं को लाभ मिल सके। दरभंगा में भीषण गर्मी,
लू और अग्निकांड की चुनौतियों से निपटने के लिए अपर समाहर्ता ने विभिन्न विभागों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिया कि सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल और ओआरएस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। पशु पक्षियों के लिए भी पानी के प्रबंध के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग को अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड तैयार रखने को कहा गया है। साथ ही अग्निकांड की घटनाओं को रोकने हेतु अग्निशमन दस्ते को अलर्ट रहने का आदेश दिया गया। बक्सर के युवाओं के लिए इस सप्ताह रोजगार के बेहतरीन अवसर सामने आए हैं। 6 मई को डुमरांव आईटीआई परिसर में कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न कंपनियों द्वारा 300 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके तुरंत बाद 8 मई को जिला नियोजनालय बक्सर में 1 दिवसीय रोजगार शिविर लगेगा। यहां निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा 200 पदों पर चयन किया जाना है। इच्छुक अभ्यर्थी अपने बायोडेटा और शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के साथ इन शिविरों में भाग ले सकते हैं। पश्चिम बंगाल में 15 साल के बाद सत्ता परिवर्तन हो गया है और बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख भी फाइनल हो गई है। सूबे के सियासी इतिहास में पहली बार बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। ऐसे में सभी के मन में एक ही सवाल है कि बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बनाकर सत्ता की कमान सौंपी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद बंगाल के पर्यवेक्षक के तौर पर गुरुवार शाम कोलकाता पहुंच रहे हैं। इस दौरान वो बीजेपी विधायकों के साथ बातचीत कर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेंगे। मुख्यमंत्री की रेस में कई नेताओं के नाम चल रहे हैं, जिसमें ममता बनर्जी को मात देने वाले शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे है। केंद्र सरकार ने वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत मोदी कैबिनेट ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS 5.0 को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य संकट के समय भारतीय उद्योगों को आर्थिक मदद देना और उन्हें स्थिर बनाए रखना है। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने कृषि तकनीक और आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़े बजट का प्रावधान किया है, ताकि देश के विभिन्न क्षेत्रों को मजबूती मिल सके। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में कल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कैबिनेट का विस्तार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल होने के लिए पटना जा रहे हैं। पीएम मोदी गुरुवार को पटना में एक रोड शो भी करेंगे। ये रोड शो पटना एयरपोर्ट से लेकर गांधी मैदान तक होगा। बारिश के चलते गांधी मैदान सहित पटना में कई जगह पानी भर गया है। शहरी निकाय की टीमें वाटर लॉगिंग की समस्या से निजात पाने के लिए लगातार जुटी हुई हैं। 20 साल में 22 लाख का निवेश बना 18.5 करोड़। एनआरआई पर टैक्स की मार। दरअसल है कि एक अनिवासी भारतीय ने 20 साल पहले 22 लाख रुपये में खरीदा गया प्लॉट 18.5 करोड़ रुपये में बेचकर भारी मुनाफा कमाया है। हालांकि इस लाभ पर विक्रेता को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG टैक्स देना होगा, जिसकी गणना इंडेक्सेशन के लाभ के बाद की जाएगी। साथ ही एनआरआई होने के कारण नियम सख्त हैं। खरीदार को कुल सेल वैल्यू पर ही TDS काटना होगा। भारी मुनाफे के बावजूद टैक्स देनदारी विक्रेता की शुद्ध आय को प्रभावित करेगी। बंगाल भाजपा के सीनियर नेता शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि नई सरकार बनने के बाद गुंडों पर लगाम कसी जाएगी। उन्होंने कहा कि हम गुंडों के खिलाफ जरूरी एक्शन लेंगे। अधिकारी ने कहा कि अब भ्रष्टाचार और गुंडाराज वाला शासन खत्म होगा। सीएम की रेस में माने जा रहे नेता ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ TMC के राज में 500 फर्जी केस दर्ज हुए थे। हमारे 400 कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया था। नंदीग्राम पहुंचे। अधिकारी ने कहा कि मुझे यहां के लोगों ने 2 बार सांसद बनाया और 3 बार विधायक बनने का मौका दिया। पिछली बार मैंने यहां से सीएम को ही हरा दिया था। मैं यहां बजरंग बली का आशीर्वाद लेने आया हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।